सीधा लिए चलते हैं एजेंडा पश्चिम में। कार्यक्रम पश्चिमी एजेंडा, बिल्कुल। और हमारा पहला सेगमेंट है, गीतिका आप बताएं जी। नोएडा बनेगा न्यूयॉर्क, और जिसे होस्ट करेंगे हमारे आपके, बिल्कुल गीतिका, जो पहला सेगमेंट है थोड़ा एक बदलाव है और पहला सेगमेंट है हमारा जवाब हाजिर है, और इस शो को, इस सेगमेंट को होस्ट करेंगे हमारे और आपके भैया जी प्रतीक त्रिवेदी जी। और इस सेगमेंट के हमारे बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, मैं उन्हें भी मंच पर बुलाना चाहूंगी। हमारे खास मेहमान हैं मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। सर, स्वागत है आपका मंच पर, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तालियों की आवाज नहीं आ रही है, मुझे लगता है आप सबने आज का लंच स्किप कर दिया है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। जी जी जी, खड़े होने में तो अभी कुछ वक्त है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आज तारुफ तो इन्होंने इतना खूबसूरत दिया है और कराया है कि मुझे कोई जरूरत ही नहीं बोलने की। और जाना पहचाना, एक लंबा संघर्ष और संघर्ष के बाद राजनीति में अपना एक मकाम हासिल किया हुआ है। और नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इलाहाबाद से, और इलाहाबाद के बाद रामपुर, और रामपुर के बाद दिल्ली, तमाम सारी रेखाएं हैं। और पिछले कोई 20 वर्षों से तो 22 वर्षों से तो मैं देख रहा हूं, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन क्योंकि सीधे मुझे कहा गया है कि मुद्दे पे आना है, और मुद्दा यह है कि चुनाव है, और चुनाव का मतलब यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, और पश्चिम उत्तर प्रदेश का मतलब यह है कि खरी खरी बात। मैंने खरा शब्द इस्तेमाल किया है, रूखा शब्द नहीं, क्योंकि जहां रस है, जहां गन्ना है, वहां रसीलापन ही होता है। लेकिन हवा किस तरफ बह रही है खेत में, तो ये आप बताएंगे। क्या लगता है कि सब कुछ आसान है या इस बार थोड़ा सा कठिन है किसान आंदोलन को लेकर? देखिए, यूपी में तो जहां तक सवाल है, एक तरफ कुनबे की सियासत है, दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं की ताकत है। और कार्यकर्ताओं की ताकत और कुनबे की सियासत में इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप अपनी नज़र डालेंगे यूपी की पॉलिटिक्स पर, तो आपको जो है वो पूरी तरह से परिवार का घोंसला दिखाई पड़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जहाँ तक सवाल है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में इससे पहले जो सरकार रही है वो जो है वो गुंडे माफियाओं की हिफाजत वाली सरकार रही है, और योगी जी की सरकार गुंडे माफिया अराजक तत्वों की हिरासत वाली सरकार है। तो आप कह रहे हैं सपा सरकार जो रही है और बसपा सरकार, हिफाजत और हिरासत के बीच की ये दौरान रहा है। और मैं मानता हूं कि एक बहुत ही बेहतर काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। जहां तक किसानों का सवाल है, किसानों के मुद्दे पर सरकार ने, केंद्र की सरकार ने कभी भी जो है वो नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाया, कभी भी टकराव का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि टॉक का रास्ता अपनाया। और टॉक जब हुई तो उस वक्त एमएसपी की बात आई। एमएसपी के बारे में बहुत स्पष्ट कहा गया कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। उन्होंने कहा मंडियां उड़ जाएंगी। मंडियों के बारे में कहा गया कि मंडियां सुरक्षित भी हैं और फल फूल भी नहीं हैं। किसानों के खेत खलिहान सुरक्षित भी हैं और मजबूती के साथ उसको जो है वो बढ़ावा भी मिलेगा। ये कृषि कानून में ही गारंटी दी गई है। अब दिक्कत ये हुई कि कुछ लोगों ने किसानों के कंधे पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के कुछ किसानों को के नाम पर जो देश में एक कंफ्यूजन का माहौल, अफवाहों का माहौल, आशंकाओं का माहौल पैदा किया। उससे कुछ किसान, मैं उनको कोई एंटी नेशनल नहीं मानता, मैं ऐसा भी नहीं मानता कि जो लोग वो लोग हैं वो आंदोलन उनको करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल अधिकार। लेकिन जो पाकिस्तान का जश्न जीत का मनाते हैं वो तो एंटी नेशनल है। देखिए, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान का जश्न मनाने का दिन उस दिन से ही खत्म हो गया था जिस दिन इस देश का बंटवारा हो गया। पाकिस्तान अपनी जगह पे हो गया और हिंदुस्तान अपनी जगह पे हुआ। हालांकि जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें आज़ादी के जश्न के साथ बंटवारे के जख्म को भी याद रखना चाहिए, लेकिन जो लोग इस तरह की चीज़ करते हैं, अगर किया होगा तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी कोई नहीं है, इससे ज़्यादा मानसिक दिवालियापन कोई नहीं है, इससे ज़्यादा विकृत सोच नहीं है।
देखिए, अल्पसंख्यक मंत्रालय है, उत्तर प्रदेश में आपकी जड़ें हैं। रामपुर से आपकी सियासत का एक सफर शुरू होता है। उसमें एक चीज खास बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था मुझे कि बंदरबाट, मुस्लिम वोटों का बंदरबाट, इस पर मैं एक बयान देख रहा था आपका। तो उसमें यह था कि भाई सपा की भी नजर है, ओवैसी साहब आ गए हैं, कांग्रेस अपना जोर आजमाइश में है और अंगड़ाई ले रही है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में। और बसपा ने कहा कि मैंने तो अभी अपना वादा मतलब छोड़ा नहीं है, मैं तो बिल्कुल दमखम के साथ है। तो ऐसे में मुश्किल यह है कि आप कहां खड़े हैं। देखो भैया, क्या है, जब चुनाव आता है तो कुछ लोग जो है वो सेकुलर शेरवानी और कम्युनल कारस्तानी में लग जाते हैं, और कुछ लोगों की ये आदत इशारा किसकी तरफ है? वो तो इशारा समझदार को इशारा काफी है। उसके अलावा जो है वो कुछ लोगों की एक आदत हो गई है कि कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का छौंका। फिर से मतलब आपकी जो आगे जवाब है- कम्युनल टिफिन में हाँ। सेकुलर टमाटर का छौंका लगा करके और किस तरह से धर्म के आधार पर वोटों की बंदरबाट करो, उसका एक कंपटीशन चल रहा है। लेकिन बीजेपी का विकास का मसौदा वोट का सौदा न था, न है, न रहेगा। हम जो है वो जब समावेशी विकास की बात करते हैं, हम सर्वस्पर्शी विकास की बात करते हैं, हम सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास की बात करते हैं, तो उसमें निश्चित तौर से आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति, उसकी आंखों में खुशी हो, उसकी जिंदगी में खुशहाली हो, इसके लिए काम हो रहा है। और इसलिए जो भी सरकार के कार्यक्रम हैं, जो भी योजनाएं हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की, वो अंत्योदय की सोच के साथ है। यानी आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को उसका लाभ मिलना चाहिए। उससे ये नहीं, अब जैसे अब इस वक्त कोरोना है, कोरोना का एक लंबा पीरियड चला। जिस वक्त जो है वो 2020 में कोरोना की आहट आई फरवरी में, उस वक्त जो है वो दुबई से, यूएई से, सऊदी अरब से, अमेरिका से, ब्रिटेन से या देश की दुनिया के और हिस्सों से लाखों हिंदुस्तानियों को वापस प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए। उनकी सेहत और सलामती को ध्यान में रख करके लेके आए। उनके जिस देश में थे उस देश के लोग कह रहे थे भैया आप जिन जिन देशों के लोग हो अब वापस जाओ, स्पेशल फ्लाइट से लेके आए। उन्होंने ये नहीं पूछा कि हम सऊदी अरब से जिनको ला रहे हैं वो मोहम्मद हनीफ हैं या जो हम ब्रिटेन से ला रहे हैं वो मोहन कुमार हैं। तो इसलिए जो है वो हमारा, इसीलिए हमने कहा कि हमारा विकास का मसौदा वोट का सौदा ना था, ना है, ना रहेगा। अब सवाल यह है कि राजनीति जो है उत्तर प्रदेश में जैसा चल रहा है कि लोगों ने कहा कि आपकी तो बी टीम है। आप जब भी सारे लोगों ने आपने बता दिया कि लोग शेरवानी पहन के आ गए, तो लोगों ने कहा कि एमआईएम तो है, बी टीम आपकी वही वही बात कहती है जो आपको ठीक लगती है या जचती है। देखो भैया, मैंने कई चुनाव, 5 चुनाव तो मैंने लड़े और चुनावी चौपाल पे कई मनोरंजन मानुष दिखाई पड़ेंगे आपको जी। उन मनोरंजन मानुषों का चुनाव के समय में थोड़ा मनोरंजन का रोल होता है, लोगों को मनोरंजन भी करते हैं। और उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो बहुत गंभीर लोगों का प्रदेश है। आज भी उत्तर प्रदेश के से ही देश के प्रधानमंत्री हैं। ज्यादातर प्रधानमंत्री देने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, आबादी की दृष्टि से भी देखें तो उस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के लोग एक बहुत ही परिपक्व, बहुत ही गंभीर, और वो जानते हैं कि हमें कहाँ वोट करना है और हमारा वोट जो है वो किस काम के लिए है, विकास के लिए है, विश्वास के लिए है, सुशासन के लिए है। और आप ये बताइए, आप तो आपका बहुत अनुभव है पत्रकारिता की फील्ड में। आज से 7 साल पहले केवल करप्शन की बातें होती थी। कोई नहीं बात करता था कि जो है वो सुशासन की बात कोई नहीं करता था, कोई विकास की बात नहीं करता था, कोई विकास का आकलन नहीं करता था। उस वक्त करप्शन का आकलन होता था। उस दौरे तरक्की के अंदाज निराले थे, चौतरफा करप्शन था, हर ओर घोटाले थे। आज वो नहीं है। आज दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालेबंदी जो हुई है उसका प्रदेशों में भी असर पड़ा है। हो सकता है कुछ प्रदेशों में उन्होंने शरण ले ली हो जाके, लेकिन ज्यादातर प्रदेशों में जो दिल्ली के सत्ता के गलियारे में सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालाबंदी हुई है उसका प्रभाव हुआ है। और करप्शन का मुद्दा आज जो है वो आजादी से लेकर आज तक
भ्रष्टाचार एक चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ करता था। जब आप कहते हैं भ्रष्टाचार एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा, तो ठोकने वाली जो राजनीति है, उत्तर प्रदेश में कहा ठोकने वाली राजनीति, तो ये क्या राजनीति बेहतर है और इसने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया? देखिए, आप अपराधियों की हिफाजत चाहते हैं या अपराधियों की हिरासत, आपको तय करना होगा। नहीं, अगर उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी गली, कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा गांव नहीं होता था जहां माफिया जो है वो निशान लगा के चला जाता था और निशान लगा के जाने के बाद तय कर देता था कि ये तुम्हारी बिल्डिंग और ये तुम्हारा मकान और ये तुम्हारा खेत जो है वो हमारा हो गया। कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि कहीं पर जो है वो काशी में जो है बम विस्फोट हो रहे होते थे, कहीं लखनऊ में बम विस्फोट हो रहे होते थे, कहीं गाजियाबाद में बम विस्फोट हो रहे होते थे, कहीं इलाहाबाद में हो रहे होते थे, कहीं अयोध्या में हो रहे थे। क्या इन 5 सालों में क्या आपको आतंकवादी कोई अपनी आतंकवादी हरकतें करने में सफल दिखाई दिया? देश की बात में छोड़िए, जब आप उत्तर प्रदेश की बात, मुजफ्फरनगर का दंगों का उत्तर प्रदेश की बात, दंगों की बात ले लीजिए आप। नहीं, आपने नाम नहीं आप लिया। मेरठ से लेके मनियाना तक का जख्म आज भी लोगों के दिलों में जो है वो ताजा है। इलाहाबाद में 2-2 महीने के दंगे हुआ करते थे, हम बचपने में हमने देखे हैं। अलीगढ़ में दंगा होता था तो आगरा में दंगा होता था, वाराणसी में दंगा हो रहा होता था, और ये 1-2 दिन का नहीं, 2-2 महीने हुआ करते थे और सैकड़ों बेगुनाहों की जाने जाती थी। कोई दंगा होता है तो इंसान सिर्फ नहीं मरता, इंसानियत का भी कत्लेआम होता है। अगर योगी जी ने आने के बाद दंगों पे लगाम लगाया, दबंगों पे लगाम लगाया, आतंकवादियों पे लगाम लगाया, तो ये तो स्वागत योग्य है भैया। नहीं, इसमें ये वोट बात का तो विषय नहीं है। नहीं, ये बात तो समझ आज में आती है, सुकून सबका अगर है। नहीं, ये बात तो समझ में आती है, सबका साथ, सबका विश्वास। तो विश्वास वाला शब्द जो है वो ठोकने वाली राजनीति का पूरक है या अलग अलग है या एक ही है? समझने में बताइए। मैंने आपको बहुत ही ठोको पीटो तो मैं ज्यादा जानता नहीं। नहीं, क्यों अभी तो आपने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया मुझे। लेकिन मैंने एक आपको बात बताई, हाँ, कि आप अपराधियों की हिफाजत चाहते हैं या उनकी हिरासत चाहते हैं, ये तो यूपी के लोगों को तय करना है। और अगर आपको शांति, सुकून, इस बात का एहसास हो रहा है कि आज कोई भी दबंग, कोई भी अपराधी, कोई भी माफिया उसके घर में उसके बच्चे को ले जाकर के फिरौती नहीं मांगेगा, उसके घर को जो है वो अपने कब्जे में नहीं ले लेगा, उसकी दुकान को अपने कब्जे में नहीं ले लेगा, तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। सामान्य लोग अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, स्वतंत्रता के साथ, सुरक्षा के साथ जीना चाहते हैं, और उसको लेकर के कई लोग जो है सवाल भी करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जैसे समाजवादी पार्टी ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। भाई, अगर माफिया खतरे में है, गुंडे खतरे में है, अराजक तत्व खतरे में है, तो कुछ पार्टियां जो इनके कंधों पे बैठ करके सत्ता की सीढ़ियां चढ़ती रही तो उनको तो खतरा लगेगा। नहीं, तो राजनीति उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त है मौजूदा, उसमें कांग्रेस ने जिस तरह से तेजी के साथ, लोगों ने कहा कि तेजी के साथ आगे बढ़ी है, तो उसमें तो आपका तो बेहतर लग रहा है कि स्थितियां बेहतर हैं कि सीधी फाइट ना हो। देखो भैया, कांग्रेस पार्टी ग्रैंड ओल्ड पार्टी है। ग्रैंड ओल्ड, सबसे पुरानी, बहुत पुरानी, अब इतनी पुरानी कि हम लोगों को याद भी नहीं कितनी पुरानी लेकिन ये आज की तारीख में परिवार के घोंसले और पप्पू के चोचले में सिमट गई है। और जो पार्टी परिवार के घोंसले और पप्पू के चोचले में सिमटी हो, अब आप बताओ, कांग्रेस पार्टी में, ग्रैंड ओल्ड पार्टी में काफी अच्छे लीडर भी हैं, ऐसा नहीं है कि लीडर्स उनमें कमी है, लेकिन उसमें है कौन? उसमें एक भाई साहब है, एक बहन जी हैं। आप परिवार पे इतना ज्यादा क्यों? हम परिवार पे नहीं कर रहे हैं, परिवार में पप्पू शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं? परिवार में सिमटी हुई है साहब। तो आप पप्पू शब्द अच्छा, आप ये बताइए जी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी में कुछ सीनियर लीडर भी तो होंगे, कुछ अच्छे लीडर भी तो होंगे। आज जिस पार्टी को अपना नेशनल प्रेसिडेंट नहीं चुनने का चुन नहीं पा रही हो, उसके पास जो है अपने पार्टी के प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट के लिए जो है वो कार्यकर्ता ना हमारे पास तो है। हमारे यहाँ तो जो जमीन के आखिरी पायदान का कार्यकर्ता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकता है, जो आखिरी पायदान का कार्यकर्ता है वो प्रधानमंत्री भी हो सकता है, जो आखिरी पायदान का कार्यकर्ता है वो मुख्यमंत्री भी हो सकता है। जरा आप बताइए। नहीं, वो कहते हैं कि हमारा परिवार में जो लोग देखिए, जो लोग, हमने शुरू में कहा, जो एक तरफ विरासत की सियासत है और दूसरी तरफ जो है वो कार्यकर्ताओं की ताकत है, तो कार्यकर्ताओं की ताकत और विरासत की सियासत का कहीं मुकाबला हो नहीं सकता। प्रियंका जी जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से लगी हुई हैं और जिस तरह से यात्राएं उन्होंने शुरू करी हैं,
तो नहीं, अच्छा है, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। कम से कम कांग्रेस की जो हालत है वो देख करके जो है वो लोगों को जो है वो, गांधी जी ने हालांकि कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, तो अगर ये भाई बहन मिलके ही खत्म कर रहे हैं तो उनको शुभकामनाएं। ये क्यों आप ऐसा कहते हैं कि भाई वो तो प्रयास कर रहे हैं, आप बार बार परिवार पे ही भाई उनके हमने प्रयास एक बार और देखा था। उस वक्त जो है वो पिछले चुनाव में दो हंसों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में आई थी। एक तरफ राहुल गांधी जी होते थे, एक तरफ अखिलेश भाई होते थे। अब आज उत्तर प्रदेश के लोग पूछ रहे हैं कि दो हंसों की जोड़ी बिछड़ गई रे, कहां किधर गई, ढूंढ रहे हैं, गुमशुदा की तलाश हो रही है जी। कि दो हंसों की जोड़ी कहां गई। बहरहाल जो लोगों ने कहा कि कोई पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये एजेंडा रखा गया है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा कि सबसे कठिन चुनाव यहीं पर है, टफ फाइट यहीं पर है, क्योंकि आंदोलन ने भी, किसान आंदोलन ने भी चीजें, जमीन जो है थोड़ी सी आपकी कमजोर की है। फिसलन तो कम से कम, कमजोर का शब्द इस्तेमाल करें, फिसलन तो ज्यादा बढ़ी है, और वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो बहुत तेजी से किया जाएगा या हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ग्राम प्रधानी का चुनाव, पंचायत का चुनाव, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, सारा चुनाव टफ होता है। हमारे लिए जो है वो कोई हलवा चुनाव नहीं होता। हम जो है वो एकदम आंख बंद करके सोते नहीं है कि एक चुनाव खत्म हुआ तो दूसरे चुनाव का हम वेट करेंगे, देखा जाएगा। एक चुनाव खत्म होता है, उससे हम सबक लेते हैं। बंगाल से सबसे अच्छा सबक क्या लिया? हाँ, देते हैं हम सबक। क्या लिया? हर चुनाव सबक भी होता है, संदेश भी होता है, और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पे विश्वास करने वाली पार्टी है। बंगाल के चुनाव में हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जनादेश जो भी आया हमने उसको स्वीकार किया नतमस्तक होकर के। हमने ये नहीं कहा कि ईवीएम पे जो है वो ठीकरा नहीं फोड़ा था, या हम ईवीएम विलाप मंडली का हिस्सा नहीं बन गए कि साहब ईवीएम ने हमें हरा दिया। जनता ने हमें जनादेश दिया, नहीं दिया, हम विपक्ष में बैठे हुए हैं। तो इसलिए हर चुनाव को हम पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्प के साथ कि हमें जीतना है, जीतने के संकल्प के साथ हम चुनाव लड़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लोगों ने आंदोलन, कल भी लाठीचार्ज हो रहा था वहां पे, अराजनैतिक है राकेश टिकैत जी का आंदोलन या राजनीतिक है पूरी तरह से? देखिए, राकेश जी मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। मैं राजनीतिक और अराजनीतिक का तो विश्लेषक नहीं हूं, ये तो कोई सेफोलॉजिस्ट से पूछिएगा कि लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि वो किसी न किसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं, और जिस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं उन्होंने क्या किया है, उन लोगों ने बड़ी होशियारी की है। उनको एंट्री का रास्ता तो दिखा दिया, एंट्री में के रास्ते में अंदर कर दिया, और बाहर से एग्जिट गेट पे ताला लगा दिया है। भाई कब एंट्री करता है तो आदमी एग्जिट देख, हम आपके हाल में आए हैं तो हम देख के आ रहे हैं ना, वो एग्जिट लिखा हुआ है, भैया निकलना होगा देर से निकल लेंगे, तो उनको बेचारे को एग्जिट रूट नहीं मिल रहा है। और जो लोग भी किसानों के कंधों पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के ऐसे लोगों को फंसा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो किसानों के हितों का जो है वो नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने कहा कि ताला बंद कर दिया, चाबी ले गए, लेकिन लोगों ने कहा कि प्रभाव देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का कि वो सेंट्रल अवध के इलाके तक, लखीमपुर तक पहुंच, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन वहां तक पहुंच गया आंदोलन, और इसका प्रभाव क्षेत्र पूरब तक भी जाएगा, और ये पूरा जिस तरह से घूमेंगे उसका असर तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव में पड़ेगा। जो लखीमपुर में हुआ उसके प्रति किसी ने भी जो है वो क्या उसको जस्टिफाई किया, उसको न्यायोचित ठहराया? नहीं। जो भी जिम्मेदार है, कानून ने अपना काम शुरू कर दिया है, और कानून के तहत जो भी जिम्मेदार है, कोई भी हो, बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा होगा, उस पर कार्रवाई होगी। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी तरह का कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। हमारे किसी पार्टी के नेता, किसी भी मंत्री ने, किसी भी सरकार ने जो कुछ लखीमपुर में घटनाक्रम हुआ है उसको कभी भी न्यायोचित नहीं ठहराया। एक चीज। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या है कि एक पॉलिटिकल परेड शुरू हो जाती है। पॉलिटिकल परेड शुरू होती है कि साहब इसको हटाओ, इसको रखो, इसको जेल भेजो, इसको अंदर करो, इसको बाहर करो। अरे भाई, कानूनी प्रक्रिया चल रही है। अब कानूनी प्रक्रिया पर उसके साथ इस्तीफा नहीं होना चाहिए, मंत्री जी का इस्तीफा नहीं होना चाहिए। जो कुछ होना होगा, कार्रवाई हो रही है, होगा, आप चिंता मत करिए, कार्रवाई हो रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत वाकपटु है और अपने जवाब में तुकबंदी का एक अलग अंदाज और एक अलग छौंक लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में आए, थैंक यू। मंच पर बने रहें और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन जी को। सर प्लीज कम टू द स्टेज। नकवी सर, आप मंच पर बने रहें, वक्त है अब सम्मान दिए जाने का।